बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज पैनामा केस की JIT में पेश हो गए। हुसैन नवाज ने तकरीबन 2 घंटे तक JIT के सवालात के जवाब दिए। हुसैन नवाज का कहना है कि एतराज पर फैसला होने तक JIT की हैसियत कानूनी है। JIT अरकान पर एतराजात की दरखास्त की समाअत कल होगी। मुझे कल नोटिस मौसूल हुआ है। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं करता कि कानूनी हैसियत तो है। पैनामा केस की JIT ने हुसैन नवाज को 2 अरकान पर एतराजात की समाअत से ठीक 1 रोज पहले तलब किया। वजीर आजम के साहबजादे JIT में पेशी के लिए अपने वकील फजल नबी के साथ जुडिशल अकेडमी पहुंचे। पेशी से पहले गुफ्तगू में हुसैन नवाज का कहना था कि एतराजात की दरखास्त पर फैसला होने तक JIT की हैसियत कानूनी है। मुझे कल नोटिस मौसूल हुआ है। कल के दिन लाहौर में नोटिस मौसूल हुआ है और जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं करता उस वक्त तक जाहिर है इसकी कानूनी हैसियत तो है। JIT के अरकान ने तकरीबन 2 घंटे तक हुसैन नवाज से सवालात किए, जिसके बाद वो जुडिशल अकेडमी की इमारत से बाहर आ गए। हुसैन नवाज ने पैनामा केस की JIT के मेंबर स्टेट बैंक और मेंबर SECP पर एतराज कर रखा है और उनकी दरखास्त की समाअत कल पैनामा केस अमल दरामद बेंच करेगा। हुसैन नवाज ने अपनी दरखास्त में कहा है कि स्टेट बैंक के रुकन आमिर अजीज ने दौरान तफ्तीश उनके अजीज तारिक शफी को धमकाया था, जबकि बिलाल रसूल PTI रहनुमा मियां अजहर के भतीजे हैं। JIT ने हुसैन नवाज से उनके बयानात की रोशनी में 30 मई तक मुताल्लिका दस्तावेजात मांग ली हैं। JIT ने हुसैन नवाज से नीलसन नेस्कोल कंपनी से मुताल्लिक सवालात किए। वजीर आजम के साहबजादे से कंपनीज की बैरून मुल्क सरमायाकारी पर सवालात भी किए गए और हुसैन नवाज के बयान के निकात उनके वकील साद हाशमी ने दर्ज किए। और हुकूमत ने एतराज़ात के फैसले से पहले हुसैन नवाज की JIT तलबी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि JIT का मामला ज़ेर समाअत है। एक दिन इंतज़ार करना चाहिए था। ये तासुर देना नहीं चाहते कि एतराज़ का मकसद जवाबदही से बचना है। चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सब जुडिस केस है, एप्लीकेशन गई है और हेयरिंग जो है उसकी डेट आ चुकी है, तो इसको डिले करना चाहिए था। लेकिन वजीर आजम ये बिल्कुल तासुर नहीं देना चाहते थे कि जो एतराज लगाए हैं वो इस वजह से लगाए हैं कि जवाब नहीं देना चाहती। जवाब तो शरीफ फैमिली पहले दिन से दे रही है, लेकिन मैं समझती हूँ JIT को चाहिए था कि इसको डिले करते। और अब बात सहर और इफ्तार में बिजली न जाने के बड़े बड़े दावे रमजान की पहली सहरी में ही धरे के धरे रह गए। कराची में बिजली के तवील ब्रेकडाउन ने आधा शहर तारीकी में डुबो दिया। रमजान के बाबरकत महीने के आगाज पर ही के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की शदीद तनकीद समेटी। हैदराबाद में भी हैस्को के दावों का पोल खुल गया। रमजान की पहली सहरी में 13 अजला में तारीकी छा गई। कराची में रमजानुल मुबारक की पहली सहरी और बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। जामशोरों में 550 kV लाइन ट्रिप कर जाने से आधे शहर की बत्ती गुल हो गई। शहरी गर्मी से बिलबिला उठे। कहा तो सहरी और इफ्तार में बिजली ना जाने के बड़े बड़े दावे, और कहा आधे कराची ने पहली सहरी ही अंधेरे में की। रात गए शहर के बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए, जिस पर शहरियों ने के इलेक्ट्रिक पर सख्त तनकीद की। लेकिन के इलेक्ट्रिक के वही शाहाना मिजाज ये कहकर जान छुड़ा ली कि जामशोरों KV लाइन ट्रिप कर गई थी। सहरी के वक्त पूरे गुलिस्तान जौहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, मलिर, अल्फला सोसाइटी, सऊदाबाद, गाजी टाउन, माड़ीपुर और साइड के इलाके की बिजली गई तो घंटों आने का नाम न लिया। अलबत्ता के इलेक्ट्रिक का दावा था कि सुबह 9 बजे बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई थी। कराची ही नहीं, हैदराबाद में भी रमजान की पहली सहरी तारीकी में गुजरी। रात 2:45 बजे नेशनल ग्रिड की 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप करने से हैदराबाद समेत सिंध के 13 अजला बिजली से महरूम हो गए, जबकि बिजली पैदा करने वाले जामशोरो थर्मल पावर हाउस, लाखड़ा पावर हाउस और कोटरी पावर हाउस की बंदिश के साथ ही हैस्को के 76 ग्रिड स्टेशन भी बंद हो गए। हैस्को तर्जुमान के मुताबिक रीजन के 76 में से बेशतर ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी गई है। लोड शेयरिंग से मुतालिक तो आपने जाना, अब गर्मी का अहवाल भी आपको देते हैं। पहले रोजे पर सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में कयामत खेज गर्मी रही। तुरबत में पारा 54, दादू 48, लाड़काना 47, सखर, रहीम यार
خان 46 اور ملتان میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کراچی میں 35، لاہور 40، اسلام آباد 39، پشاور 43 اور کوئٹہ میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے کراچی میں 35 ڈگری میں ہی 43 ڈگری کا احساس رہا۔ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ روزے داروں نے تراویح پڑھنے کے بعد سحری بھی جم کر کی اور اب افطاری کا اہتمام بھی زور و شور سے اس وقت جاری ہے۔ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ، گناہوں سے نجات کا موقع۔ رمضان کی مبارک ساعتیں شروع ہوئی تو بندگان دین نے مساجد کا رخ کیا اور پہلی تراویح میں اپنے پروردگار کے سجدہ روح ہو کر گناہوں سے نجات اور بخشش کی دعائیں مانگی۔ رمضان شروع ہوتے ہی راتیں جاگنے لگیں، فوڈ اسٹریٹس کی رونقیں بھی بڑھ گئی۔ رمضان کی پہلی سحری روزے داروں نے جم کر کی۔ گرما گرم پراٹھے، ٹکے، سیخ کباب، چنے اور ٹھنڈی ٹھار لسی کے دور چلے۔ دن بھر عبادات اور سوتے جاگتے وقت گزارا اور پھر شروع ہوئی افطاری کی تیاری۔ گھر میں لمبا دسترخوان بچھے گا جس پر سجیں گے گرما گرم پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ اور ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات۔ حلوائیوں نے کڑاہیاں چڑھا دی اور روزے داروں نے بھی سموسے پکوڑوں کی خریداری کے لیے کمر کس لی۔ لیکن ہم تو یہی کہیں گے جناب، کھائیے، خوب کھائیے، لیکن اوور ایٹنگ نہیں چلے گی۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا ذکر کرتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ سیاسی تنازعات عدالتوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ عدالتی فیصلہ بھٹو کی سیاست بھی ختم نہیں کر سکا۔ لاہور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان آگ سے کھیل رہے ہیں، اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پر بیٹھے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جعلی عدالتی فیصلے کے ذریعے سزائے موت دے دی گئی۔ کیا حیثیت ہے اس عدالتی فیصلے کی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ آدمی قبر میں چلا گیا، اس کی سیاست کو عدالتی فیصلہ ختم نہیں کر سکا، یہی سچ ہے۔ عمران خان، تم آگ سے کھیل رہے ہو، تم اسی ٹہنی کو کاٹ رہے ہو جس ٹہنی پر تم خود بیٹھے ہو۔ سیاست دانوں کو سیاسی تنازعات عدالتوں میں لے کر نہیں جانے چاہیے۔ ہمیں جواب غزل کے طور پہ ہمیں بھی کورٹ کے اندر جانا پڑا ہے، ہم خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ ملک کی سیاست کو نوآموز سیاسی کھلاڑی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہیں جن کو پاکستان کے باہر سے پیسے آتے ہیں، فورن ریمیٹنس آتا ہے، ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، سوال صرف نواز شریف سے پوچھا جائے گا۔ ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے زمینی اور سمندری راستوں کو تسخیر کرنے والے منصوبے کے بعد چین کا اب خلائی راستے تسخیر کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ اسپیس انفارمیشن کوریڈور منصوبہ چین میں زیر غور ہے۔ چینی حکام کے مطابق چین اپنے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو اسپیس بیسڈ پلیٹ فارم سے جوڑنے کا خواہش مند ہے اور زمین سے خلا کو ملانے والے مربوط اور ہموار انفراسٹرکچر کی تعمیر کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں چین اگلے سال سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے جوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔